नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है बिहार एसएससी सेट 5 का डिस्कशन करेंगे। किस सेट का करेंगे? सेट 5 का। तो आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को देखें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो देखिए, भारतीय नागरिकता जो है यह किसके द्वारा दी जाती है, यह पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो सबसे नागरिकता जो है, हमें नागरिकता प्रदान करने का जो कार्य है वह कौन करता है? गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय। अब यहाँ पर नागरिकता की बात की जा रही है, तो नागरिकता जैसे संविधान में अलग अलग भाग हैं, उसको तो कहा जाना चाहिए कि नागरिकता जो है संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के किस भाग में है नागरिकता? भाग 1 है क्या? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 क्या है? नागरिकता है। ठीक है, कौन सा भाग है नागरिकता? संविधान के भाग 2 में है। ठीक है, अब जो है भाग 2 में नागरिकता है, और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के क्या दिया हुआ है? नागरिकता का प्रावधान किया हुआ है। ठीक है ना। अब नागरिकता जो है, नागरिकता हमें कैसे मिलती है? तो नागरिकता मिलने का बहुत सारा तरीका है। जन्म के आधार पर मिलती है, वंश के आधार पर मिलती है, देशीकरण द्वारा मिलता है, क्षेत्रीय विस्तार से मिलता है। ठीक है, इन सब माध्यमों से हमें नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा नागरिकता त्याग कैसे होती है? तो नागरिकता का त्याग हो जाएगा जब जो है कोई स्वेच्छा से जो है अपनी नागरिकता को त्याग देगा, तब जो है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, कोई दूसरे देश की नागरिकता जो है ले लेता है, तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तीसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत कार्यों में निपुण कार्य कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, और जो देश के विरुद्ध में कार्य कर रहा है, तो उसकी नागरिकता सरकार जो है कानून बनाकर उसकी भी नागरिकता को क्या कर सकती है? खत्म कर सकती है। ठीक है, तो भारतीय यहाँ पर जो प्रश्न था, नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। अब बात है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है, यानी कि संघ एवं राज्य सभी के लिए जो है कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ठीक है ना। और कहां से लिया गया है नागरिकता? तो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो है कहां से है? ब्रिटेन से है। कहां से है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है ना। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि हमारे भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो यह था क्या भारत पहला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखें, दूसरा नंबर देखिए क्या है। दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। देखिए, जैसे अभी हमने बताया कि संविधान में भाग हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, तो भाग जो है, भाग 1 में मैंने बताया संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 में मैंने बताया नागरिकता, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। यानी कि कहने का मतलब होता है कि किसी राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए जो है राज्यों को संविधान के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि आप राज्य को किस प्रकार कल्याण कर सकते हैं। तो उस दिशा में जो है कल्याण कैसे होगा? जब तक जो है किसी राज्य का सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, प्रशासनिक विकास नहीं हो जाता है, तब तक जो है उसका विकास, कल्याण जो है राज्य नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब नीति निर्देशक तत्व के बारे में हमने बताया किस भाग में है? भाग 4 में है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक है। कहां से? 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा राज्य की नीति, जैसे मैंने नागरिकता में बताया कि नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है, तो नागरिकता लिया गया है कहां से? ब्रिटेन से।
ठीक है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट। उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह कहां के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर है लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है, देखिए यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकसभा का जो सचिवालय है वह किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करता है। तो लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा अध्यक्ष उसके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, उन्हीं के नियंत्रण में कार्य होता है। ठीक है, अब लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं इनके बारे में मैंने आर्टिकल पहले भी देखिए, सारा आर्टिकल मैंने बताया, हर सेट में मैंने बताया है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है, आर्टिकल याद है आप लोगों को? नहीं, आर्टिकल जो है 93 है। ठीक है, आर्टिकल लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किसमें दिया हुआ है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के बारे में आर्टिकल अनुच्छेद 93 में दिया हुआ है। ठीक है ना। और आर्टिकल 89 की जब बात की जाती है, 89 की, तो इसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में किसमें है? आर्टिकल 89 में है। और संसद का गठन किस आर्टिकल से होता है? 79 से होता है। बताया था मैंने, 79 से किसका गठन होता है? संसद का गठन होता है। ठीक है ना। ठीक, अब जो है देखिए, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कल ही हुआ है। अब राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो वही होते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति अभी जो है किन्हें चुना गया है? राधा कृष्णन को चुना गया है। ठीक है ना। और जो है इनसे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ थे। ठीक है। प्रधानमंत्री के संबंध में आर्टिकल, किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? 74 में किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर क्या कहता है? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? देखिए, संविधान बनाने के लिए हमारे जो नेता लोग थे, संविधान बनाने के लिए उन लोगों ने मिलकर जो है 13 सदस्यीय समिति का गठन 13 समितियों का गठन किया। ठीक है ना। कितने समितियों का गठन किया? 13 समितियों का गठन किया। तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा? अलग अलग समितियां थी। ठीक है ना। टोटल 13 समितियां थी जो अलग अलग समितियां थी। जैसे एक था प्रारूप समिति। कौन था? प्रारूप समिति। एक था प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति 7 सदस्यीय थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसके अलावा जो है और कौन सी समितियां थी? संघ राज्य समिति, संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। इसके अलावा देशी रियासत समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। इसके अलावा कार्य संचालन समिति हो गया। अलग अलग 13 प्रकार की समितियां थी। ठीक है। और सबके अलग अलग अध्यक्ष थे। तो वह समितियां कितनी थी? टोटल 13 थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 5 नंबर, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है। तो लोकसभा सचिवालय जो है सीधे, अभी मैंने बताया, किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा अध्यक्ष आता है। ठीक है। और लोकसभा सचिवालय के बारे में वर्णन किसमें है? आर्टिकल 98 में है। किसमें है? अनुच्छेद 98 में है लोकसभा सचिवालय के बारे में। ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है? राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 52। 52 जो है किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लेकिन होगा कौन सा? लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा सचिवालय के बारे में। भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, एक पहली आदिवासी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 नंबर क्या कहता है? भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था, उपयुक्त कथन किसका है? देखिए यहाँ पे प्रश्न जो पूछा जा रहा है, यह कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने अलग अलग संस्कृति, जैसे कहने का मतलब है संस्कृति क्या है, हमारे देश में अलग अलग संस्कृतियां हैं, ठीक है। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है? सभ्यता होता है जहां पर हम लोग जहां पर लोग रहते हैं वह सभ्यता होता है, और जिस जगह पर रह रहे हैं उसकी जो संस्कृति, उसके जो कल्चर हैं, जो बातें हैं, वो जो फॉलो कर रहे हैं वहां के, ठीक है, वह उसका संस्कृति। जैसे हमारा बिहार में खाने का संस्कृति क्या है? लिट्टी चोखा, तो वह संस्कृति है हमारा। अब गुजरात में चल जाइएगा तो ढोकला हो जाएगा, मुंबई में चल जाएगा तो पाव भाजी हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग संस्कृतियां हैं, और सभ्यता जहां पर हम लोग रहते हैं, तो सभ्यता संस्कृति में अंतर है। तो अलग अलग संस्कृतियों के लोग थे, तो वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाया था, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो दो भागों में विभाजित, दो डोमिनियन स्टेट्स बने थे। कौन कौन? भारत और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से लोग भारत गए, भारत से लोग पाकिस्तान आए, तो उस समय जो है क्या हुआ कि रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यह कथन किसने कहा? यह जो है बातें जो है महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में भी पहले मैंने बताया था, इनका जन्म जो है कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 30 जनवरी 1948 को हत्या हो गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। और महात्मा गांधी जो है पहली बार सत्याग्रह कब किए? चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में चंपारण स्थित, वहीं से सत्याग्रह की शुरुआत किए थे, ठीक है। और तिनकठिया प्रथा जो थी उसके खिलाफ, और उसके बाद लगातार जो है इनका कार्य चलते रहा, संघर्ष चलते रहा, और अंततः जो है भारत को 1947 में क्या हुआ? आजादी हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं का योगदान था महात्मा गांधी का, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, इनका भी, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले ही भारत को आजादी की घोषणा कर दी थी। कब? 1943 में, जिसे अब बहुत सारे देशों के द्वारा, जापान जैसे देशों के द्वारा जो है इसे मान्यता दे दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर। 7 नंबर है, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था, जिसका नाम अमर कोश था। यह अमर कोश जो है संस्कृत भाषा का था। किस भाषा का था? संस्कृत भाषा का था। ये जो अमर सिंह जो थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश का जो शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके 9 रत्न थे। उन्हीं 9 रत्नों में से जो है एक थे कौन? अमर सिंह थे। इन्होंने किसका क्या लिखा? अमर कोश लिखा, और उसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आता है, समुद्रगुप्त आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 नंबर। 8 नंबर थोड़ा सा नीचे कर दें, हाँ देखिए 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है? अशोक किस राजवंश के राजा थे? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अशोक किस वंश का राजा था? तो मौर्य साम्राज्य का राजा था। इसका आंसर कौन हो जाएगा? मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 269 में किया गया था। कब किया गया था? 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व, ठीक है ना, किया गया था। 269 से 200, ठीक है, सॉरी 269 में तो अशोक आया था, 269 नहीं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है किसने किया था? अशोक ने किया था। 269 में शासक बना था अशोक। कब बना था? 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक जो है यह शासक रहा था। कौन? अशोक। और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। किसके सहयोग से? चाणक्य के सहयोग से किया गया था, ठीक है ना। और इसके अलग अलग शासक थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन? उसका पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन बना? अशोक बना। और अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हुआ था, ठीक है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहदर्थ था। कौन था? वृहदर्थ था। अब यहाँ पर एक ऑप्शन में है हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार ने किया था। और इस वंश में हर्यक वंश में बिंदुसार है, अजात शत्रु है,
जैसे शासक जो है हर एक वंश में हुआ है। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश की स्थापना जो है महापद्म नंद ने किया था। किसने किया था? महापद्म नंद। और इसी का अंतिम शासक धनानंद था, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है ना? किसके सहयोग से? चंद्रगुप्त कौटिल्य के सहयोग से, चाणक्य के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस अधिवेशन में हुआ? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है ना? भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें पूरे भारत के लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ नारा महात्मा गांधी जो है दिए थे, भारत छोड़ो। ठीक है, अंग्रेज भारत छोड़ो। ठीक है, तो उसी के तहत जो है अधिवेशन जो हुआ था बॉम्बे में हुआ था। ठीक है ना? उसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होता है। और इसी समय से प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, जो मैंने पहले भी बताया है, आज फिर रिपीट कर रहे हैं। तो पहला अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है, सॉरी बंबई में होता है। पहला अधिवेशन भी बंबई में होता है। ठीक है ना? जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, दूसरा जो है किसने किया था? दूसरा जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1886 में। तीसरा जो है बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस में अधिवेशन का। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है जॉर्ज यूले के द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। तो यहां पर जो प्रश्न पूछ रहा था उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, आइए। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? ठीक है, देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह साल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनका जो है ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु थी। गौतम बुद्ध जो थे यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म के स्थापना के संबंध में कहा जाता है कि जितने धर्म कांड थे, सनातन धर्म में बहुत सारे धर्म कर्म कांडों के वजह से जो है क्षुब्ध होकर गौतम बुद्ध ने जो है एक धर्म की स्थापना की, जिसे कहा जाता है बौद्ध धर्म। और इनका जब जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, इनकी जो माँ थी महामाया देवी, ठीक है, रानी महामाया, वो जो 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है ना? उन्होंने इनका लालन पोषण किया। उसके बाद फिर जो है इनके पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन था। ठीक है, जो शाक्य कुल के ऋषि थे। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? नेपाल के लुम्बिनी में, तराई क्षेत्र में। ठीक है ना? जहाँ वही नेपाल जहाँ अभी जो है वहाँ क्या चल रही है? हिंसा हो रही है। ठीक है ना? और प्रोटेस्ट चल रहा है। और वहां के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जो है अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पीपल का वृक्ष। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या कहता है 11 नंबर? किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? यहां पर पूछ रहा है कि किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहने का तात्पर्य है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किस क्षेत्र से लोगों को भर्ती किया जाता था सेना में, ठीक है, पुलिस में। तो वह जो क्षेत्र था अवध था। अवध से सबसे ज्यादा जो है अवध क्षेत्र जो था उत्तर प्रदेश का, वहां से ज्यादा लोग जो है सेना में भर्ती होते थे। इस स्वतंत्रता के पहले की बात की जा रही है, अभी की बात नहीं की जा रही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अवध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? जरा यहाँ पे जान ले। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। याद रखिए, ये सब पूछ भी सकता है कि बंगाल कोलकाता, मुख्यमंत्री कौन है बंगाल के? ममता बनर्जी है। उत्तर प्रदेश का बाबा हैं योगी आदित्यनाथ। 12 नंबर, आजादी के चंद रोज पहले
कहाँ के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय पर एक समय, देखिए जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब जो है क्या हुआ कि मणिपुर के राजा, ठीक है ना, कौन, मणिपुर के राजा जिनका नाम क्या था, बोधचंद्र, उन्होंने भारत सरकार के साथ, जैसे बहुत सारे देशी रियासतें थी ना, तो वह देशी रियासतें जो है क्या हुआ, भारत में 593 देशी रियासत था, जिसमें 590 जो है शामिल हो गया था। तो मणिपुर, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मणिपुर, जिसका विलय करने में जो है महत्वपूर्ण 500 जो देशी रियासत है उसका विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। मसाई जनजाति जो है अफ्रीका की एक जनजाति है। मसाई जनजाति कहाँ की जनजाति है, अफ्रीका की एक जनजाति है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, ये सब महाद्वीप है, अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया। ठीक है, 14 नंबर आई है। चौदह नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार, जिसे पामीर का पठार भी कहते हैं, संसार का छत भी कहा जाता है। ठीक है ना, तिब्बत का पठार को जो है हम लोग पामीर का पठार या संसार का छत भी कहते हैं। ठीक है ना। तो पठार और पर्वत में क्या अंतर होता है, एक होता है पर्वत, एक है पठार। यहाँ पर पठार कहा जा रहा है, तो पर्वत जो होता है उसका शिखर नुकीला होता है, जबकि पठार का जो शीर्ष होता है वह समतल होता है। ठीक है ना, यह भी ऊंचा होता है, लेकिन ऊपरी भाग जो शीर्ष भाग होती है वह क्या होता है, पठार का समतल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा था, क्या कहा गया, हाँ, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन है, यही है तिब्बत का पठार। ठीक है, यह जो है कहां से कहां तक फैला हुआ है तिब्बत का पठार, हिमालय रीजन से लेके हिमालय से लेकर जो है तकलामाकन तक, तकलामाकन तक। ठीक है, फैला हुआ है तिब्बत। नेक्स्ट प्रश्न है 4500 मीटर, लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रारूप लोहे को का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो जाता है। अनुर्वर, अनुर्वर होने का मतलब क्या, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ पूछ रहा है। ठीक है ना, तो कौन सी मिट्टी थी इसमें जो है, कौन सी मिट्टी हो जाएगी, हाँ लेटेराइट मिट्टी। ठीक है ना, कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। देखिए मिट्टी प्रारूप में लेटेराइट मिट्टी जो होता है इसमें लोहा जो है का अंश ज्यादा होता है। ठीक है ना, लोहा का अंश जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण यह मिट्टी क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, यानी कि उपजाऊ नहीं रहती है। इसमें फसल होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होते हैं, इसके अनुकूल वाले फसल होते हैं। ठीक है, अब जलोढ़ मिट्टी जो है, यह जो है इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, यह नदियों के अवक्षेप से बनते हैं। ठीक है ना, जब प्रत्येक वर्ष देखते हैं कि हमारे क्षेत्रों में बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने के उपरांत क्या होता है, वो अपने साथ गाद, क्ले सब लेकर आती है और वह जो है नदियों के किनारे फैला देती है, जिसके कारण जो है क्या होता है कि वह मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाती है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं मतलब कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना, मरुस्थलीय बालू वाला मिट्टी जो है, ये सब राजस्थानी इलाकों में जो ज्यादा मिलते हैं, जिसमें सिलिका ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है लोहा के बारे में बोल रहा था, इसलिए लोहा के बारे में लेटेराइट। ठीक है ना, मिट्टी के भी 8 प्रकार हैं, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, अलग अलग प्रकार है मिट्टी के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास है। टोडा जनजाति का मूल निवास जो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का, हाँ टोडा जनजाति का हो गया नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है ना,
कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी, यह दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है, ठीक है ना। गारो पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मासिन ग्राम में होती है सबसे ज्यादा बारिश, जो मेघालय में किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। टोडा जो जनजाति होता है, टोडा जो जनजाति होता है, यह पशुपालन का कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं? पशुपालन का कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर। देखिए 17 नंबर है प्रश्न, बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बड़े वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं सरकारी बैंक है, ठीक है ना। जैसे एसबीआई है, क्या नाम है, केनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूको बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं। तो पूछ रहा है कि बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 2 बार किया गया है। कितना बार किया गया है? 2 बार। पहली बार जो है 1969 में और दूसरी बार 1980 में, दूसरी बार, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। पूछ रहा है बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। और दूसरा बार में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंक, ठीक है। 1980 में 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मल्थूसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, देखिए जनसंख्या के संबंध में जो है अलग अलग लोगों के द्वारा सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, वैज्ञानिकों के द्वारा। जिसमें से एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मल्थूसियन, यह ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। तो प्रश्न पूछ रहा है कि मल्थूसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना, यह जो है जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ठीक है। यह 1798 में दिए थे इस सिद्धांत को, और यही है उसका सही उत्तर है। कहने का मतलब है कि जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या जब बढ़ेगा तो खाद्य आपूर्ति भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं, अपने घर पे उदाहरण समझिए, आपके परिवार में 5 लोग हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर जनसंख्या आपके परिवार में बढ़ा, ठीक है। पहले आपके माता पिता थे और 2-3 भाई बहन थे। अब जो है सबका शादी हुआ, तो फिर जो है क्या हुआ, बच्चा हुआ, तो जनसंख्या क्या हुआ, बढ़ा। तो खाद्य आपूर्ति भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही था क्या, मल्थूसियन का सिद्धांत। यही कहा था इसने कि जनसंख्या बढ़ने से खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। सिंपल था। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में कौन सी स्थिति होती है? देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है कि जिसमें वस्तु का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घटता है। यानी कि मुद्रा का मूल्य, यानी कि कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय कर रहे हैं हम लोग। कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय कहने का मतलब क्या कि जैसे मान मुद्रास्फीति में, जैसे मान लीजिए पहले हम इस कलम को 5 रुपये में खरीदते थे, ठीक है ना, 5 रुपये में एक कलम खरीदते थे। अब जो है 10 रुपया में हमें एक कलम खरीदना पड़ रहा है। तो मुद्रा का मूल्य, वैल्यू क्या हो गया, घट गया, और वस्तु उतना ही रह गया, ठीक है। तो कम वस्तु पे अधिक मुद्रा व्यय करना, ठीक है। पहले जो है मान लीजिए एक और एग्जांपल समझिए, पहले जो है 10 रुपया में 2 पेन खरीदते थे, ठीक है, और बाद में 20 रुपया में 2 पेन खरीद रहे हैं। तो पैसा ज्यादा चुका रहे हैं, वस्तु भी 20 रुपया में 1 पेन खरीद रहे हैं, तो वस्तु भी कम मिल रहा है। तो यही होता है मुद्रास्फीति, जिसमें वस्तु का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य घटता है। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है मुद्रा अस्फीति। 20 नंबर आइए, 20 नंबर पुस्तक देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न क्या है, व्हाट्स वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाट्स वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक किरण बेदी है। कौन है? किरण बेदी, ठीक है ना। सुषमा स्वराज का एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अग्निशिखा। क्या नाम है? अग्निशिखा। इसके बाद एक ऑप्शन है, और कौन? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का पुस्तक अगर राजीव नाम से आ गया तो समझिए कि सोनिया गांधी लिखी है, राजीव वर्ल्ड, और भी राजीव नाम से लिखा गया इनका पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर,
80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष एनालेना बैरबॉक को चुना गया है। किसको? एनालेना बैरबॉक को। संयुक्त राष्ट्र जो संस्था है जिसका गठन जो है कब हुआ था? 1945 में। इसके पहले जो है राष्ट्र संघ था। 1919 में राष्ट्र 1919 में क्या था? राष्ट्र संघ। इसके बाद यही बन गया 24 अक्टूबर 1945 को बन गया संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना। तो 80वें जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा हुआ, इसमें अध्यक्ष किसे चुना गया? एनालेना बैरबॉक को, जो पहले जर्मनी के विदेश मंत्री थी। कौन थी यह? पहले जर्मनी के विदेश मंत्री। यह महिला है, जर्मनी की विदेश मंत्री के पद पे। इनसे पहले जो है एंटोनियो गुटेरस था। कौन था? एनालेना बैरबॉक से पहले कौन था? एंटोनियो गुटेरस था। अब इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? एनालेना बैरबॉक। यह जो है महिला है। क्या है? महिला है। इससे पहले भी महिला संयुक्त, अच्छा हाँ, ये भी बता देते हैं, संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला जो है कौन थी अध्यक्ष? प्रथम महिला विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, कौन? विजया लक्ष्मी पंडित। और विजया लक्ष्मी पंडित कौन थे? जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर। 22 नंबर क्या कह रहा है? नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार आरबीआई ने रेपो दर को 50 अंक घटाकर कितना कर दिया? देखिए, आरबीआई जो है रेपो रंग को 50 बेस पॉइंट कम करके रेपो रेट हो गया 5.5 रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है कि कोई भी वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से जिस दर पर ब्याज ऋण पैसा लेती है, उसी दर को जो है हम लोग कहते हैं क्या? रेपो रेट। ठीक है, फिर से एक बार, कोई भी वाणिज्यिक बैंक जिस दर पर आरबीआई से पैसा लेती है, ऋण लेती है, उसी को बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, जिसमें आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से पैसा लेती है, उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। और एक रेपो रेट के अलावा एक होता है बैंक रेट। क्या होता है? बैंक रेट, बैंक दर। बैंक दर का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है, अल्प, देखिए सेम है रेपो रेट और बैंक रेट जो होता है ना, परिभाषा सेम है, लेकिन अगर अल्पकाल जोड़ दिया जाए यानी कम समय के लिए तो रेपो रेट होगा, और यही बात दीर्घ समय के लिए, दीर्घ अवधि के लिए अगर जोड़ दिया जाए तो बैंक रेट हो जाएगा। तो बैंक रेट का परिभाषा क्या हो जाएगा? कोई भी वाणिज्यिक बैंक दीर्घ अवधि के लिए आरबीआई से जिस दर पर पैसा लेती है, ऋण लेती है, उसी को बोलते हैं हम लोग बैंक रेट। वहां पे अल्पकाल कर देंगे तो रेपो रेट। ठीक है, तो यह था आपका रिवर्स रेपो रेट 3.3 है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर। बांग्लादेश द्वारा जारी किए गए नए बैंक नोटों से किसकी तस्वीर हटाई गई है? देखिए, बांग्लादेश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिए थे कौन? शेख मुजीबुर रहमान। जो बांग्लादेश में अभी हाल ही में जो हिंसा हुई, उस हिंसा के दौरान जो है क्या हुआ कि बाद जो है बैंक से जो है शेख मुजीबुर रहमान को जो है क्या कर दिया गया? हटा दिया गया उनके। जैसे हमारे यहाँ नोट पे किसका फिगर होता है, चित्र होता है? महात्मा गांधी का। वहां पर शेख मुजीबुर रहमान का था। ठीक है, शेख हसीना वहां की क्या थी? प्रधानमंत्री थी, जो वहां से भागना पड़ा, वहां पे जो विद्रोह हुआ। अभी वहां पर जो कार्य संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री का, मोहम्मद यूनुस। क्या नाम है उसका? मोहम्मद यूनुस। ठीक है ना, भारत विरोधी आदमी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24। भारत के शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय बैंक ने 5 वर्षीय घोषणा की है? शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय बैंक ने 5 वर्षीय योजना घोषित की है? तो यह जो है एशियाई विकास बैंक। किस बैंक के द्वारा?
एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो है 5 वर्षीय योजना की घोषणा की गई है। और एशियाई विकास बैंक जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1966 में। मुख्यालय कहाँ है एडीबी का? मनीला। सब परीक्षा में आता है, एकदम प्रश्न याद रखिएगा। एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा विश्व बैंक, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ठीक है। इसके बाद है आईएमएफ। आईएमएफ का स्थापना कब हुआ? देखिए, आईएमएफ का स्थापना 1944 में हुआ और कार्य करना 1945 में शुरू किया। और इसका भी मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, आईएमएफ। ठीक है। आईएमएफ के प्रमुख का नाम क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। क्या नाम है आईएमएफ के प्रमुख का? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। और विश्व बैंक के प्रमुख का नाम क्या है? अजय बंगा। अजय बंगा। इसका है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ठीक है, क्रिस्टलिना। उसके बाद एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका गठन 2014 में हुआ था। और ब्रिक्स के जो देश हैं, ब्रिक्स के देश जो है मिलकर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या किए हैं? गठन किए। ठीक है। और यह बैंक जो है क्या नाम है? ब्रिक्स संगठन का है। और इसका जो प्रमुख है उसका नाम है डिल्मा रोसेफ। क्या नाम है उनका? डिल्मा रोसेफ, ब्राजील की हैं। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर। परमाणु विद्युत दीर्घा राष्ट्र की सेवा में परमाणु नामक अस्थाई गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र जो नई दिल्ली में स्थित है वहां किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई जिसमें क्रिस्पर कैस9 तकनीक का उपयोग किया गया? देखिए, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? यह जो है कश्मीर, शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर में जो स्थित है इसके द्वारा विकसित की गई है। यह क्रिस्पर कैस9 तकनीक क्या है? तो यह जो है जीनोम का एडिटिंग करता है। क्या करता है? यह तकनीक जो है जीनोम एडिटिंग। आजकल जीनोम में भी एडिटिंग करके जो है बहुत कुछ किया जा रहा है। ठीक है ना। तो जीन में एडिटिंग करके, तो जीनोम एडिटिंग करके जो है वही है कि पहला जीन संपादित भेड़ जो है ना, यानी जीन में चेंज करके जो है भेड़ विकसित किया गया है। और यही क्रिस्पर कैस9 तकनीक जिसमें जीनोम का एडिटिंग किया जाता है, किसके द्वारा किया गया? आंसर तो शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर। ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य किस राज्य में घोषित किया गया? तो ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, अभ्यारण्य जो होता है जिस प्रकार नेशनल पार्क होता है उसी प्रकार अभ्यारण्य भी होता है जिसका एरिया बहुत ज्यादा होता है। तमिलनाडु में इसमें जो है बंधा हुआ नहीं रहता है, खुला होता है। ठीक है ना। एरिया जो होता है खुला होता है। तो यह कहाँ है? ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है मन्नार की खाड़ी जो है, ठीक है ना, वहां पर रामनाथपुरम स्थित है, वहीं पर स्थित है ये। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है तमिलनाडु के सीएम का नाम क्या है? हमने बताया था पहले, तमिलनाडु के सीएम का नाम के स्टालिन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, 28 नंबर, सॉरी 28 नंबर। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो मातृभूमि साहित्य पुरस्कार सारा जोसेफ को प्रदान किया गया है। किसे किया गया है? सारा, कहाँ गया? देखिए, सारा जोसेफ मातृभूमि साहित्य। मातृभूमि साहित्य कहने का मतलब कि मातृभूमि से संबंधित जो है साहित्य की रचना किया जाता है, इसके अंतर्गत लिखा जाता है लेख। ठीक है। अनीता देसाई इसमें एक ऑप्शन है। अनीता देसाई के पुस्तक का नाम क्या है? फायर ऑफ द माउंटेन।
ये सब पूछा हुआ है इसलिए बता देते हैं। एक ऑप्शन में क्या है, अरुंधति राय। अरुंधति राय का पूछा गया है द स्मॉल थिंग्स, द स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, इसके अलावा है झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी जो है ना, यह भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। क्या है ये? झुम्पा लाहिड़ी भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है। ठीक है ना। इन्होंने जो पुस्तक का नाम लिखा था उसका नाम है द नेम सेक, द नेम सेक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर। कहां पर निकल, कॉपर और प्लेटिनम समूह के तत्वों का बड़ा भंडार मिला? देखिए अभी हाल ही में खोजा गया है छत्तीसगढ़ महासमुंद। ठीक है ना, कहां? छत्तीसगढ़ महासमुंद। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिख रहा है बोर्ड पे। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण जो है दशरथ ने करवाया था। किसने करवाया था? दशरथ। ये दशरथ कौन था? दशरथ था और सम्राट अशोक का पुत्र। ठीक है ना, सम्राट अशोक का पुत्र था कौन? दशरथ, जो मौर्य साम्राज्य का था। इसने जो है गया के समीप जहानाबाद में स्थित है। कहां? जहानाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न। इसे नागार्जुन की पहाड़ी, हाँ ठीक है। 31 नंबर। और इसमें एक चीज बताना भूल गए, इसमें जो है नागार्जुन की पहाड़ी जो है, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न इसलिए बता रहे हैं। नागार्जुन की पहाड़ी जो है यह किस संप्रदाय को समर्पित है? तो आजीवक संप्रदाय। किस संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली गोसाल, मखली पुत्र गोसाल। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक। इसे ग्वालों का पहाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, चुनचुन पांडे क्या क्या थे? देखिए चुनचुन पांडे भागलपुर के एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है बिहार के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय जो हुआ था उसमें जो है अपना योगदान दिए थे, और कुछ नहीं है। ठीक है, 1857 का विद्रोह था जिसमें जो है अलग अलग जो विद्रोह हुआ था 1857 का मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था, पूरे भारतवर्ष में फैला था। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था 9 अगस्त को। नेक्स्ट है 32 नंबर। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो समस्तीपुर पूसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से क्या है? बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ है? मधेपुरा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूपेंद्र नारायण मंडल मधेपुरा। नेक्स्ट प्रश्न। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये सब याद करने वाली बातें हैं, याद कीजिए, इसमें समझने वाला कोई बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? देखिए बिंबिसार जो है सभी के साथ विवाह किया था। ठीक है, कौशल देवी के साथ भी किया था। कौशल देवी कौन थी? यह कौशल जो महाजनपद था, कौशल नरेश प्रसेनजीत थे, उनकी बहन थी। कौन? कौशल देवी। इससे भी विवाह किया था। उसके बाद है दूसरा नंबर पे क्या? चेलेना। चेलेना कौन थी? यह वैशाली के जो नरेश थे चेटक, उसकी पुत्री थी। कौन? चेलेना। और तीसरा में है छेमा। छेम्मा जो है यह पंजाब की राजकुमारी थी। कहाँ की? पंजाब की राजकुमारी थी। ठीक है, तो यह जो है यह बिंबिसार जो है जिसने कौन सा वंश का स्थापना किया था? हर्यक वंश का स्थापना किया था। किस वंश का? हर्यक वंश का। अब जो है इसने क्या करता था? हर एक उस समय के लोग राजा क्या करते थे कि साम्राज्य को मिलाने के लिए जो है
अलग अलग साम्राज्य को मिलाने के लिए जिस भी विधि से साम्राज्य अपने राज्य में मिला लिया जाए, तो शादी विवाह भी करके जो है या युद्ध करके संधि करके जिस तरह से दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिला लेने का कार्य करते थे, तो उसी के तहत जो है बिंबिसार जो है इन सब जो महाजनपद था, जैसे कौशल देवी, वैशाली की चेलना, पंजाब की क्षेमा, इस सबको अपने में मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, चीनी यात्री फहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा? देखिए, चीनी यात्री फहियान जो है 3 साल तक पाटलिपुत्रा जो पटना की धरती है इसमें 3 साल से रहा। फहियान जो है किसके शासनकाल में आया था? तो जो है फहियान, इसने फूको की पुस्तक लिखा। कौन सा पुस्तक लिखा? फूको की, ठीक है ना। और इसमें बौद्ध धर्म के बारे में इसने वर्णन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, सॉरी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यह आया था फहियान। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया रेलवे। और यह जो है कहां से कहां चला था? यह जो है पटना से लेके दानापुर के बीच में चला था। कहां से? पटना पीएनबी टू डीएनआर दानापुर 1862 ईस्वी में पहली बार चला था। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। देखिए, नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका जो है नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी। लेकिन कितना विडंबना देखिए कि जिसने हमारे को नुकसान पहुंचाया, इसी के नाम पर पटना के समीप एक शहर है जिसका नाम है बख्तियारपुर। ठीक है ना, जबकि उसका नाम चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो नालंदा बिहार को विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था। किस वंश का? गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी का यह सेनापति था। क्या था? ये सेनापति। एक हुआ यह था कि एक बार बीमार पड़ गया था, तो जो एक वैद्य थे, ठीक है, सनातन धर्मी वैद्य थे, उन्होंने जो है इसका इलाज जो है आयुर्वेद से किया। और वही जो है पुस्तक जो है नालंदा बिथो जो है इससे प्रश्न पूछे कि तुम जो है कैसे जो है कुरान, तुमको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो कुरान कैसे पढ़ते हो? तो जीभ अंगुली को जीभ से सटाकर जो है पेज पलटते हैं। तो वो क्या किए कि उस पुस्तक में उस आयुर्वेद का जो दवा था उसको पूरा पुस्तक में कुरान में लपेट दिए और कुरान पढ़ने को कहा, और उसी के कारण जो है इसका बीमारी ठीक हो गया। और यह जो है आया था तो लोग समझा कि बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है, ये जो है एथिए कर दिया, सबको मार दिया, जला दिया बिहार है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का शासकों में से एक था। ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक स्थापित किया था, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का था, बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, इसने राजा रतन सिंह जो के साथ जो है पद्मावत जो फिल्म आया था उसमें जो है राजा रतन सिंह के साथ इसने जो है युद्ध किया था। ठीक है ना, तो अलग अलग था। नेक्स्ट है, उनचालीस नंबर देखिए। सॉरी, 39 नंबर देखिए। 39 में क्या है? निम्न में कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछ रहा है क्या कि निम्न में कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो संस्थापकों में से एक था कौन? जीतन दास। ठीक है ना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। किसके द्वारा? आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया था। उन्हीं में से एक थे कौन? जीतन दास भी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40। निम्नलिखित में
गलत युग्म को इंगित करता है। देखिए गलत युग्म का इंगित करता है कानपुर में चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, मेरठ चीनी उद्योग के लिए, सहारनपुर कागज उद्योग के लिए, अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए, वाराणसी सीमेंट के लिए। गलत है, वाराणसी तो को धार्मिक शहर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बोर्ड पे दिख रहा है, देखिए भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? बॉय स्काउट, हाँ देखिए बेडेन पावेल। कौन थे? हाँ बेडेन पावेल, बेडेन पावेल। यह जो है बॉय स्काउट और ये जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। इसमें युवाओं को प्रेरित करने के लिए, ठीक है ना, युवाओं को प्रेरित करने के लिए आंदोलन था। ठीक है, और जिसका नेतृत्व किसने किया था? बेडेन पावेल ने। नेक्स्ट प्रश्न 42, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? भारत में सर्वप्रथम जो है केरल में साम्यवादी सरकार, कम्युनिस्टों की सरकार। ठीक है ना, 1957 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 43, नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने म्यांमार के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी उसका नाम क्या है? आंग सांग सू की। देखिए आंग सांग सू की को जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है ना, और यह जो है म्यांमार की प्रधानमंत्री भी बन चुकी हैं और यह म्यांमार के प्रधानमंत्री के पद से हट भी चुकी हैं। ठीक है, तो म्यांमार के लोगों के लिए लड़ाई लड़ा और उसका नाम है क्या? आंग सांग सू की। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है एल्फ्रेड नोबेल के नाम से जो है 1901 ईस्वी से जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा? भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, भौतिक हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, शांति हो गया। ठीक है, तो इन सब क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब कब हुई? तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बनने से पहले यह क्या था? राष्ट्र संघ सिर्फ था, और जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1919 में, और यही आगे चल के 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना, और इसमें अभी वर्तमान में 193 देश हैं। ठीक है ना, 100। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर, देखिए बोर्ड पे दिख रहा है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस देखिए गठन हुआ 24 अक्टूबर को, तो मनाया कब जाएगा? 24 अक्टूबर को ना मनाया जाएगा। ठीक है, तो 24 अक्टूबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। उसके बाद है 26 दिसंबर। हाँ देखिए 26 दिसंबर बहुत फेमस है। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, एकदम याद कर लीजिए, परीक्षा में आजकल बहुत आता है। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस क्या था? गुरु गोविंद सिंह जो थे, ठीक है, उनके पुत्र फतेह सिंह, ठीक है, जो फतेह सिंह और जोरावर सिंह 2 पुत्र थे, उनका जो है मृत्यु हुआ था, जो चुनवा दिया गया था, वही जो है इसी दिन, इसीलिए इन्हीं की याद में जो है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा का संबंध जो है, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा का संबंध जो है चित्रकारी से है। बहुत अच्छा चित्रकारी करते हैं ये थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। नेक्स्ट प्रश्न, केरल निम्नलिखित में से किसकी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? देखिए केरल जो है सबसे ज्यादा, केरल में क्या होता है? काली मिर्च होता है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे रबर होता है, 3 नंबर पे नारियल होता है, चावल न के बराबर होता है। इसका आंसर कौन हो गया? 1 2 3। 49 नंबर,
निम्नलिखित में से डांडिया किस राज्य का? डांडिया, डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। तो इसका ऑप्शन देखिए 49। अरे यार, देखिए डांडिया जो है कहाँ का है? गुजरात का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। महाराष्ट्र का क्या है? लावनी है। राजस्थान का क्या है? घूमर है। सब बताए हैं हम, बार बार देखिए वीडियो को, बढ़िया से देखिए, नोट कीजिए, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर। परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है कहाँ? परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है तारापुर। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। या जो परमाणु ऊर्जा जो स्टेशन है यह भारत का सबसे बड़ा है। भारत का, एग्जाम में पूछेगा प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु स्टेशन कहाँ स्थित है, तो तारापुर में स्थित है। ठीक है ना, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर। दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। देखिए जो कार होता है उस कार के हेडलाइट में जो है हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और साइड मिरर में जो है, साइड मिरर में साइड में जो लगा रहता है ना, साइड मिरर पीछे देखने के लिए, साइड मिरर, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हो, क्योंकि इसमें इमेज पीछे बनता है और इसमें इमेज जो है फोकस पर बनता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं किसमें? हेडलाइट में। जो ठीक, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण में बीच का भाग धंसा रहता है, अवतल दर्पण में बीच का भाग उठा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 52। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? देखिए नकारात्मक त्वरण जो है, नकारात्मक त्वरण कहने का मतलब क्या हुआ? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन जिसको हिंदी में मंदक कहते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो है एक्सीलरेशन होता है, यानी त्वरण होता है, और त्वरण का उल्टा ही क्या होता है? मंदक होता है। ठीक है ना, तो वेग के साथ जो है विपरीत, वेग के साथ जब बढ़ रहे हैं तो त्वरण होगा, और उसका जो अपोजिट साइड में जो होगा वह क्या होगा? मंदक होगा, रिटार्डेशन होगा। ठीक है, बल F बराबर क्या होता है? m में मास इंटू एक्सीलरेशन। मोमेंटम संवेग P बराबर mv मास इंटू वेलोसिटी। और दूरी किसको कहते हैं? इकाई समय में दूरी बराबर चाल गुने समय। नेक्स्ट 53। किसी प्रशीतक रेफ्रिजरेंट का अपेक्षित गुण धर्म है। देखिए कोई रेफ्रिजरेटर है, उसका गुण धर्म क्या है? तो निम्न क्वथनांक का निम्न होना होता है। उच्च क्रांतिक तापमान, उच्च क्रांतिक तापमान कहने का मतलब क्या होता है? कि अब इसके बाद ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, और वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, यानी कि रेफ्रिजरेंट में ये सब चीज होना चाहिए तभी वह रेफ्रिजरेंट सही है। तो इनमें आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, ऊर्जा का इकाई होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ऊर्जा का। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.60 गुने 160,192 गुने 10⁻⁻19। ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की। विभवांतर वोल्टेज होता है। ठीक है, आवेश का कूलम होता है। ठीक है, शक्ति का वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक परीक्षा में देखिए, इसमें एक बता देते हैं, याद आ गया। इसमें जो है एक परीक्षा में आता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये परीक्षा में आया है बहुत बार। ठीक है ना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा उसको। नेक्स्ट 55 नंबर देखिए, एक एएमयू बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है
द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का, देखिए कोई द्रव है, लिक्विड है, तो वह जो है क्या करता है, उसका गुण होता है कि वह न्यूनतम, जैसे पानी का एक बूंद गिरा के देखिए वो सिकुड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव कहा जाता है उसको, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ठीक है ना। यही पूछ रहा है कि द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव कहलाती है, ठीक है ना। घनत्व, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद श्यानता, श्यानता है, श्यानता क्या होता है कि श्यानता होता है, श्यानता एक प्रकार का ऐसा बल है जो लिक्विड में होता है, जो विरोध करता है, लिक्विड के चलने का क्या करता है, विरोध करता है, वह क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है, ठीक है ना। और वाष्प दाब तो वाष्पीकरण जो होता है वही है, ठीक है, वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन उधर्वपातन का पातन कर सकता है, पूछ रहा है। तो उधर्वपातन जो है, उधर्वपातन क्या होता है, उधर्वपातन होता है ठोस से सीधे गैस में बदलना, ठोस से गैस। तो ये काम करता है अमोनियम क्लोराइड, कौन करता है, अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा और कौन है, कपूर है, उदाहरण इसका कपूर है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये सब इसका उदाहरण उधर्वपातन का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिख रहा है बोर्ड पे, देखिए जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं। देखिए जी सिंपल है, जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा उसके परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन, ठीक है। सेंटीग्रेड केल्विन का फॉर्मूला याद है बदलने का, C/5 F - 32/9 K - 273/5। इससे जो है सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट केल्विन में एक दूसरे से बदला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोर्ड पे लाने दीजिए प्रश्न 58। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण, देखिए आइसोटोप्स जो होते हैं एक ही तत्व के उसके अलग अलग समस्थानिक होते हैं, जिनका परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि आइसोटोप्स का रासायनिक गुण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। परमाणु संख्या तो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर, देखिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP2 आवर्त सारणी के कौन से समूह के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर सब याद करना होगा, पीरियोडिक टेबल 14, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल जो होता है ना उसमें 18 को ऐसे होता है समूह और 7 को आवर्त होता है, 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। तो यही समूह पूछ रहा है कि कैवें समूह में NH2 NP2 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 इस तरह से होता है 4d10। तो यह जो है पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखेगा वह आवर्त सारणी के 14वें नंबर में दिखेगा, किस में दिखेगा, 14वें नंबर समूह में। तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा और केमिस्ट्री का क्लास देखना पड़ेगा आपको, जो केमिस्ट्री का क्लास मैंने पढ़ाया है उसको देखना पड़ेगा, उसमें विस्तार से बताए हैं। 60 नंबर आइए, नंबर, निम्न में से कौन सी यौगिक एक डबल बॉन्ड है। देखिए डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड से जुटा हुआ है यहाँ पर कौन है, एथीन है। ये होता है CH2 और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, यही होता है एथीन, ठीक है। उसके बाद एक है एसिटिलीन है, एसिटिलीन होता है C2H2। ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। जैसे C2H2 सिंगल बॉन्ड से कैसे जुड़ा रहेगा, CCHH, तो C2H2 हो गया ना। आइए देखिए C2 एथीन होता है, C2H4 होता है, तो C2H4 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक है इथेन,
तो इथेन होता है C2H6। तो C2H6 इसमें इसमें कैसे बन जाएगा, C एगो H इधर, एगो H इधर, एगो H इधर, एगो H इधर, 1 2 3 4 5, अच्छा C2H6, ठीक है। अब मीथेन होता है CH4, तो C इसके चारों ओर H, ठीक है। 61 नंबर, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। देखिए C10 संख्या जो है ना डीजल की गुणवत्ता को मापने के लिए जो है C10 संख्या का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें नंबर रहता है, नंबर के अनुसार मापा जाता है कि डीजल कोई भी चीज की शुद्धता मापने की होती है ना, ठीक है, तो उसको मापा जाता है। जैसे लैक्टोमीटर दूध मापते हैं हम लोग ना, उसी प्रकार है। 62 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, सही है, जीवाश्म ईंधन होता है। दूसरा है गैसोहॉल बेंजीन और एल्कोहल का मिश्रण है, नहीं, गैसोहॉल जो होता है गैसलीन और इथिलीन का मिश्रण होता है। किसका होता है, गैसलीन प्लस इथिलीन का मिश्रण होता है गैसोहॉल। तो 1 नंबर सही था, 2 नंबर गलती हो गया। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर है भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा एक देखिए 2 तरह का होता है, एक पारंपरिक होता है, एक अपारंपरिक होता है। तो अपारंपरिक का मतलब रीयूजेबल, यानी कि जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब जो है गैर पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। कोयला हो गया, पारंपरिक स्रोत उसी को बोलते हैं जो नष्ट हो जाए। जैसे कोयला से बिजली उत्पादन करेंगे तो कोयला क्या हो जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 का 3। अच्छा 4 नंबर भी है, 4 नंबर में क्या लिखा हुआ, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, तो सही है, 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर देखिए, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत को हम लोग जो है वल्कल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वल्कल कहते हैं। वल्कल जो होता है भोजन संग्रह करने का एक, जहां भोजन संग्रह होता है वही होता है वल्कल, ठीक है ना। नेक्स्ट है 64 नंबर देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखिए सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, ठीक है ना। देखिए मस्तिष्क में अलग अलग भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क जो आगे वाला भाग होता है उसको सेरिबेरम कहते हैं। मेडुला ओब्लंगाटा जो होता है, जो यहाँ पर जो है एकदम नीचे में जो रिब्स से जुड़ा होता है उसको मेडुला ओब्लंगाटा कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में, तो सेरिबेलम है ऑप्शन में दिया हुआ। जो पीछे का भाग होता है संतुलन का कार्य करता है, कौन, सेरिबेलम। एक है सेरिबेरम, सेरिबेरम जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो आपके सोचने, कार्य करने आदि की जो है बताता है, ठीक है ना। और एक है मेडुला, मेडुला तो सबसे नीचे होता है जो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है कि कब अनैच्छिक क्रिया, यानी कि आपकी इच्छा से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि से सांस लेना है तो सांस आप अपने इच्छा से लीजिएगा, नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है बोर्ड पे, हाँ है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। देखिए प्रोटीन की कमी से जो है क्वासिक्योर, ठीक है ना, कौन सी बीमारी हो जाती है, बच्चों में होती है यह प्रोटीन की कमी से, कौन सी बीमारी, क्वासिक्योर, ठीक है। रिकेटस, रिकेटस, रिकेटस जो है किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है जिसको सूखा रोग कहते हैं। बेरी विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक दवा है जो हृदय के कार्यों को धीमे करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है, बीटा ब्लॉकर। क्या है, बीटा ब्लॉकर। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा था कि एक दवा का नाम पूछ रहा था कि उस दवा का नाम क्या है जो हृदय के कार्य को धीमा करता है और
हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में, हाई ब्लड प्रेशर जो मरीज होते हैं उनके इलाज के लिए किस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है? बीटा ब्लॉकर। देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है ना, यह गर्भ निरोधक गोली होता है, ठीक है ना, यानी अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करना पड़ेगा? कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट नाम ही में डिप्रेशन, तो दिमाग वाला ही है, मनोचिकित्सक, ठीक है। उसके बाद एनीमा का कुछ ही नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें कौन नग्न बीजी होते हैं? नग्न बीजी पाइनस है। देखिए इसका बीज जो है ढका हुआ नहीं रहता, इसीलिए इसको नग्न बीजी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पाइनस। और बाकी इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, नींबू है, गाजर है, गेहूं है, ये सब आवर्त बीजी है। कौन सी बीजी है? ढका हुआ रहता है, आवर्त बीजी, ठीक है। गाजर किसका उदाहरण है? जड़ का, मूसला का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। नींबू, नींबू के अंदर बीज देखते होंगे, नींबू के अंदर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दवा का एक मधुमेह रोगी, देखिए डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उसे मेटामॉर्फिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मेटामॉर्फिन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 69 नंबर, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो होता है WBC के कमी के कारण होता है। कौन सी कमी के कारण? WBC के। तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें WBC की जो मात्रा होती है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए ना, तो कैंसर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 70, मनुष्यों में बीमारियां संचारित कर सकने वाले कीट को क्या कहते हैं? वेक्टर। देखिए संचारित करने का मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, इस मान लीजिए मच्छर हमको काटा, फिर जाके आपको काटा, तो सब में संचारित हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोग वाहक लगा देंगे, जो कि वाहक नहीं कहा जाएगा उसको। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। देखिए कैंसर के में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो गामा किरणें, ये सब रेडियो एक्टिव किरण है। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, रेडियो एक्टिव किरण है। नेक्स्ट है 72 नंबर, मिलान करना है, मिलान करना है। देखिए मिलान करने वाला क्या है? खैरा। खैरा जो रोग होता है फसल में लगता है, यह जस्ते का कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग आयरन की कमी के कारण होता है। खैरा हो गया अरे यार देखिए पेन लेना। खैरा हो गया जस्ते की कमी के कारण, आयरन हो गया, एनीमिया हो गया आयरन की कमी के कारण, गलगंड घोंघा हो गया आयोडीन की कमी के कारण, स्कर्वी हो जाता है विटामिन सी की कमी के कारण, ठीक है। समझ में आया बात है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 73, निम्नलिखित कथनों, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मेनिंगोकॉक्सी मस्तिका वरणशोथ का संचरण मच्छर के काटने से होता है? नहीं, मच्छर के काटने, यह विषाणु जनित रोग है। कौन सी रोग है? विषाणु जनित रोग है, जिसमें जो है क्या होता है कि नाक से पानी आने लगता है, नाक से थूक आने लगता है, ठीक है। दूसरा है वमन व ग्रीवा पीड़ा मेनिंगोकॉक्सी के लक्षणों में से 2 लक्षण है। हाँ, वमन और ग्रीवा पीड़ा, पीड़ा होगा उसमें, ठीक है, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। 74 नंबर देखिए, एनिमेशन बनाने के लिए एक तकनीक है जिसका जिसमें एक इमेज दूसरे में बदल जाती है, उसे मॉर्फिंग कहते हैं। देखिए एनिमेशन होता है ना, जैसे देखिएगा कार्टून उटून बनता है तो उसमें बहुत सारा एनिमेशन किया जाता है, ठीक है, फिल्म बनता है तो उसमें उसको मॉर्फिंग कहते हैं, ठीक है। और 75 नंबर है, 75 लास्ट क्वेश्चन है, कितने गीगाबाइट एक पेटाबाइट के बराबर होता है? देखिए गीगाबाइट एक पेटाबाइट, गीगाबाइट छोटा है, पेटाबाइट
बड़ा है तो 1024 गुने 1024, एक बाइट बराबर कितना होता है? एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। और बिट जो होता है क्या होता है? 0 1 के फॉर्म में होता है। किसमें होता है? 0 और 1 के फॉर्म में होता है। इसी तरह जो होता है मेगा बिट होता है, गीगा बिट होता है, टेरा बिट होता है, पेटा बिट होता है, इस तरह का बिट होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार जो है हम लोग सेट 5, ठीक है ना, किसका की डिस्कशन किए? सेट 5 का डिस्कशन किए। आप लोग जो अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग नए सेट के साथ। तब तक आप जो है खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खूब पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।